देखो हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंडेक्स 105 के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें कवर हो रही है, एक असेट हेल्ड फॉर सेल जहाँ पे डिस्पोजेबल ग्रुप भी आ जाता है हमारा, और दूसरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हमारा जो अगर सिंगल असेट बेच रहे होगे तो अपने उसको बोलेंगे असेट हेल्ड फॉर सेल। अगर हम साथ में एक पूरा ग्रुप बेच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्या बोल सकते हैं, जैसे एक हमारा यूनिट है, लेट्स से हमने 2 3 4 अलग अलग जगह पे हमने अपने सेंटर्स खोल के रखे हैं, उसमें से हम एक सेंटर बेच रहे हैं। ठीक है, एक ही शहर के अंदर 10 12 सेंटर्स है, उसमें से एक सेंटर हम बेच रहे हैं, तो उधर उसके सारे असेट्स लाइबिलिटी सब कुछ जाएगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज हमारा डिस्पोजेबल ग्रुप। और तीसरा आता है हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सेम चीज़ है, हम बेच रहे हैं, पर यहाँ पे जब हम बेचने जाएंगे ना, तो वो क्या होने वाला है, तो वो एक हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट होने वाला है। सिग्निफिकेंट पार्ट इन द टर्म्स ऑफ या तो वो खुद एक अपने आप में पूरा सेपरेट बिजनेस होगा, या फिर पूरा जियोग्राफिकल एरिया को इफेक्ट करने वाला होगा, या एक सब्सिडियरी कंपनी होगी जिसको बेचने वाले होंगे, तो उस टाइम पे उसको क्या बोल देंगे, तो उसको बोल देंगे हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कवर होता है, तो यहाँ पे हमारा मेनली बात की गई है 3 चीज़ों के ऊपर, दैट इज़ इंडिया 16 में जो कवर है दैट इज़ पीपी, देन दूसरा हमारा इंटेंजिबल असेट, एंड उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे मेनली कवर होने वाली है, जिन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कब जो नॉन करेंट असेट्स है उसको हम कब बोलेंगे कि वो हेल्ड फॉर सेल किया गया है, तो उधर क्या बोला है कि हम कब मानेंगे, जब हमारे यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, वो कैरिंग अमाउंट को हम उसको यूज़ करके रिकवर नहीं करने वाले, बल्कि उसकी जगह पे हम उसको बेच कर रिकवर करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, सेम फॉर डिस्पोजेबल ग्रुप एज वेल। ठीक है, आपको अगर किसी नॉन करेंट असेट को या डिस्पोजेबल ग्रुप को हेल्ड फॉर सेल करना है, तो वहाँ पे उधर उसके लिए क्या है, यहाँ पे उसके 2 मेजर कंडीशन है। पहला क्या है, वो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा सेल क्या होनी चाहिए, हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कब बोलेंगे कि भाई ये इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है। तो देखो, आपने अपनी साइड से बोल दिया कि हाँ मैं बेचने वाला हूँ, और आपने अपनी साइड से निकाल दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अवेलेबल है, और जो उसकी कंडीशन है ना, वो उस कंडीशन में बिक सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्या बोल रहे हो कि मैं इसको रिपेयर रेनोवेशन करा के बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर हम कब बोलेंगे, जब रिपेयर रेनोवेशन हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे कि ये क्या है, ये अवेलेबल फॉर सेल है, हेल्ड फॉर सेल है, ऐसा। ठीक है, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ काम बाकी है, वो यूजुअल नेचर का काम बाकी है, कस्टमरी नेचर का काम बाकी है, तो हम बोल देंगे हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, दैट उसके कारण हम इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, दैट डज नॉट डिस्क्वालीफाई द असेट फ्रॉम बीइंग हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, जैसे पेपर वर्क बाकी है, गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाकी है, तो वो चलेगा। ठीक है, और मान के चलो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगा, अभी मैं इस एंटिटी में यूज़ करने वाला हूँ, ऑपरेशन वगैरह ऑन गोइंग ऑपरेशन में यूज़ होगी इस तरीके से, तो नहीं बोल सकते ना कि ये हेल्ड फॉर सेल है, तो उसके केस में हम इसको मना कर देंगे, नहीं फिर ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है। या फिर मान के चलो आप क्या बोल रहे हो, अभी तो हमें इसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, और उनका अप्रूवल मिलना भी श्योर नहीं है, तो अगर ऐसा सब सिचुएशन है तो भी हम नहीं बोल सकते ये हेल्ड फॉर सेल। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि भाई जो वो असेट है ना, वो उस कंडीशन में होनी चाहिए कि आप बेच सकते हो, तो फर्स्ट वो हो गया। सेकेंड, सेल कैसी होनी चाहिए थी, हाईली प्रोबेबल। कैसे पता चलेगा कि सेल हाईली प्रोबेबल है, तो उसके लिए हमारी 5 कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि भाई आपका मैनेजमेंट क्या कमिटेड होनी चाहिए, कमिटेड इन द सेंस कि वो बेचना चाहती हो असेट को। दैन उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आपने बायर को ढूंढना चालू कर दिया, वो प्लान आपने स्टार्ट कर दिया है। दैन उसके बाद आपने उसको क्या करा है, अपने मार्केट में उसको एक ऐसे प्राइस पे रखा है जो रीज़नेबल है। दैन उसके बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका कोई प्लान नहीं है बाद में इसको विड्रॉ करने का कि भाई नहीं अब नहीं बेचना, आप ऐसा नहीं करने वाले बाद में। तो जब ये 5 कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो आप बोलोगे कि आपने क्या करा है कि इसका सेल जो है वो क्या है, हाईली प्रोबेबल है, और आप इसको बेचने वाले हो। ठीक है, 1 ईयर वाली जो कंडीशन है उसके कुछ हमारे एक्सेप्शन है, जैसे मान के चलो जो डिले हो रहा है वो आपके कारण नहीं हो रहा, आपके कंट्रोल के बाहर है तो चलेगा। और मान के चलो 1 ईयर हो गया फिर भी आप कमिटेड हो कि भाई नहीं नहीं मैं तो बेचूंगा ही, तो भी आप इसको क्या बोलोगे, तो भी आप इसको बोलोगे ये हेल्ड फॉर सेल ही रखा गया है। ठीक है, सेल में हमारा एक्सचेंज भी आता है, तो उसको आपको याद रखना है। और इधर ना एक पॉइंट और है अच्छा सा, वो पॉइंट क्या है कि मान के चलो आपने किसी असेट को ख़रीदा, ठीक है, और ख़रीदते टाइम ही आपका इंटेंशन ये था कि मैं इस असेट को बेचूंगा। ठीक है, और आप लेकिन उसको बेचोगे ना, उस टाइम पे आप कुछ रेनोवेशन वगैरह करा लो, तो उस टाइम पे हम इस असेट को कहाँ रखें, तो उस टाइम पे भी हम इस असेट को मतलब लेट्स से 2 महीने लगने वाले हैं रेनोवेशन में, तो उस टाइम पे हम इस असेट को कहाँ रखें, तो उस टाइम पे भी हम इस असेट को रख सकते हैं एज अ असेट हेल्ड फॉर सेल। क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है इसके केस में, पर्पस ही हमारा असेट को बेचना। यहाँ पे लेकिन टाइम लिमिट बोली हुई है, 3 महीने का टाइम लिमिट है, 3 महीने के अंदर आपका वो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड का टाइम।
इसके बाद क्या बोला गया है, अच्छा आपको बाद में पता चलता है कोई अगर आपको आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कुछ कंडीशन वगैरह मीट होती है तो क्या हम इसको हेल्ड फॉर सेल रखेंगे क्या ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा क्या? नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनेगा, इट विल स्टिल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और हम इसको फिर डिस्क्लोज नहीं करेंगे एज अ हेल्ड फॉर सेल। इसके बाद यहाँ पे ना मीन अगर मैं बात करने जाऊँ तो हम इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इसको रिकॉर्ड करने चाहते हैं लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, ठीक है, दोनों के लिए सेम है, अपना चाहे नॉन करेंट एसेट हो चाहे डिस्पोजेबल ग्रुप हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आप कैरिंग अमाउंट चेक करो, आप उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स करो, दोनों में से जो भी लोअर आ रहा हो उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कम आ रहा है तो आप उस पर रिकॉर्ड करने जाओगे तो लॉस होगा, तो यहाँ पे जो लॉस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस। ये दूसरे इंड एस वाला इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, ये इंड एस 105 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस है, तो आपको ये बुक करने जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने बोल दिया कि भाई ये मेरा असेट हेल्ड फॉर सेल है, कंडीशन मीट कर रहा है, उस दिन से आप क्या करोगे, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, आपको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया, उस टाइम पे आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आप क्या करने वाले हो, उसको इम्पेयरमेंट लॉस की तरह बुक कर दोगे। अब मान के चलो ये तो मैंने सिंगल असेट के लिए बोला, पर अगर आपने क्या करा है डिस्पोजेबल ग्रुप के लिए ऐसा हो रहा है, तो फिर जो लॉस आ रहा है इम्पेयरमेंट लॉस उसको किससे एडजस्ट करने जाए, तो वो भी एडजस्ट होगा। अब आप सबसे एडजस्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे मेजर कवर क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें कवर हैं, दैट इज़ हमारे असेट्स, पीपी, उसके बाद हमारे इंटेंजिबल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो हम एडजस्ट भी उसमें ही करेंगे। पर सबसे पहले किस में करेंगे, तो जितना भी गुडविल का अमाउंट है ना, सबसे पहले वो अपने को हटाना है, उसको रिड्यूस करना है। उसके बाद बाकी जो बचेगा तो वो उनके वैल्यू के हिसाब से हम प्रपोर्शनेट कर देंगे और उसमें ही हम उसको हटाने जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है क्या, कि जब भी डिस्पोजेबल ग्रुप की बात होगी सबसे पहले गुडविल से पूरा लॉस एडजस्ट करेंगे एंड इम्पेयरमेंट लॉस, और उसके बाद बाकी के असेट से लॉस एडजस्ट करने जाएंगे, ठीक है। ये सब हुआ। इसके बाद क्या बोला हुआ है, इसके बाद यहाँ बोला है कि मान के चलो पहले आपने डिसाइड करा कि आप बेच रहे हो, ठीक है, और आपने उसको क्लासीफाई कर दिया, तो ये क्लासीफाई कर दिया। अब बाद में ईयर एंड हुआ तो उस टाइम पे दैट इज़ रिपोर्टिंग डेट आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से उसको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करने जाएंगे, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोबारा से कंपेयर करेंगे। अब मान के चलो वहाँ पे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कम आया तो ठीक है, आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दोगे, पर अगर ज़्यादा आया तो क्या, तो फिर आपको उसको रिवर्सल करने जाना पड़ेगा। तो जब आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर रहे होगे ना, तो आप कितना रिवर्स कर सकते हो, आप उतना ही रिवर्स कर सकते हो जितना आपने पहले उसको रिकॉग्नाइज़ किया होगा, उससे ज़्यादा आप रिवर्स नहीं करोगे, ठीक है। देन एज वेल एज अगर डिस्पोजेबल ग्रुप के लिए बात करें तो वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। अच्छा, डिस्पोजेबल ग्रुप में हम क्या क्या रिवर्स कर सकते हैं, तो डिस्पोजेबल ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, हम सब कुछ रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो याद रखना, गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं होती है। एक चीज़ और, जब हम रिवर्स करने जाएंगे और उस वाली सिचुएशन में अगर हमारा दूसरा वाला इम्पेयरमेंट लॉस भी आ रहा है तो हम वो भी कंसिडर करेंगे और उसको लेके भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम रिवर्स करते टाइम में कंसिडर करने वाले हैं। दूसरे वाला जो बोल रहे हो दैट इज़ हमारा इंड एस 36 के हिसाब वाला बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गया, बाद में आपने चलो बुक भी कर दिया, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और बाद में आपका मन बदल गया कि नहीं अब आपको नहीं बेचनी है, अब वो कंडीशंस मीट नहीं कर रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से उसको नॉर्मल असेट की तरह दिखाना पड़ेगा नॉन करेंट असेट्स में। तो जब दिखाने जाओगे तो किस वैल्यू पे दिखाने जाएंगे, तो आप ऐसा मानो कि अगर मैं इसको कभी असेट हेल्ड फॉर सेल में रखता ही नहीं तो इसकी क्या वैल्यू होती, तो वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे ही हम इसको क्या करने जाएंगे, रिकॉर्ड करने जाएंगे, ठीक है। तो मेजर जो पॉइंट्स है वो आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए बात होती है, तो प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या दिखाने जाना है, तो जब आप हेल्ड फॉर सेल में रख दोगे तो आप अदर करेंट असेट में ट्रांसफर मार दोगे, क्यों, क्योंकि अब आपका बेचने वाला है इसके लिए और 1 साल के अंदर बिकने वाला है इसके लिए, और उसमें भी आप अलग से एक नाम दिखाओगे और वो क्या दिखाओगे, असेट हेल्ड फॉर सेल करके, ठीक है। असेट लाइबिलिटी को कभी भी सेट ऑफ नहीं करते, आपको अलग अलग ही दिखाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में भी सेम चीज़ है, असेट लाइबिलिटी दिखाओगे अलग अलग, उनको ऑफसेट नहीं करोगे। आप पीएनएल के अंदर अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट दिखाओगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, उसको उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही फिगर दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है, इनकम एक्सपेंस वो सब नहीं दिखाना है, सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है और उसका अलग से ईपीएस भी दिखाने जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पे देखो, जो हमारा डिस्पोजेबल ग्रुप है ना, वो तो क्या है, वो हम सोच रहे हैं बेचने के लिए तो हमारा वो डिस्पोजेबल ग्रुप बन जाता है, बट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में अगर हम बेच चुके हैं ना तो वो भी चीज़ कवर हो जाएगी। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी है, थर्ड वाला, वो एक बार मतलब बुक के हिसाब से जो भी जिसका वो उसमें वो एक बार चेक कर लेना कि हाँ, कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हमारी हो चुकी हुई वाली चीज़ें भी कवर है, ठीक है।
ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में हम हमेशा इसको कब रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम कोई एसेट ले रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो उसके केस में हम इसको हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम किसी एसेट को एक्वायर करें बाद में बेचने के लिए, तो हम उसको कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।